हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। राइट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा कोल्ड वार के समय में। राइट, जब कोल्ड वार समाप्त हुआ था या यूँ कह लीजिए कि जब कोल्ड वार चल रहा था तो उस समय दो ब्लॉक्स, पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, यूएसए एंड यूएसएसआर। 1991 में जब कोल्ड वार समाप्त हुआ तो उस समय यूएसएसआर टोटली समाप्त हो चुका था, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, विघटन हो गया था। तो ऐसे में वर्ल्ड में कौन सी ब्लॉक पावर में थी? दैट वाज यूएसए। ठीक है, तो अब यूएसए जो था उस समय फिर एक प्रश्न उठने लगे कि क्या फॉर एवर यूएसए ही पॉलिटिकल पावर में रहेगा? क्या वर्ल्ड में सिर्फ यूएसए का ही दबदबा बना रहेगा? हेजेमनी हमेशा के लिए सिर्फ यूएसए की ही एस्टैब्लिश होगी, या उसको चुनौती देने के लिए या उसका टक्कर देने के लिए कोई और कंट्री या कोई और अल्टरनेट होगा जो यूएस को टक्कर दे पाएगा? राइट, जिससे कि यूनाइटेड नेशन को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे में यही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि यूएस को कंट्रोल, यूएसए की पावर को अगर इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि कोई इसकी टक्कर का है ही नहीं। तो ऐसे में कौन से अल्टरनेटिव सेंटर्स एग्जिस्ट, कौन से अल्टरनेटिव सेंटर्स इमर्ज हुए, कौन से अल्टरनेटिव सेंटर्स अस्तित्व में आए जिसने कहीं ना कहीं यूएस को टक्कर दी? राइट, तो ये हमारा इस चैप्टर में हमने इन्हीं अल्टरनेटिव सेंटर्स, इन्हीं वैकल्पिक केंद्रों के बारे में बात करनी है। मेनली जो हम इसमें बात करेंगे वो हम बात करेंगे ईयू की, ईयू यूरोपियन यूनियन, आसियान, एंड चाइना। ठीक है, इन 3 के बारे में हम इस चैप्टर में, अभी इस जो हमारा चैप्टर होगा इसमें हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अब सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल प्लान की। अब मार्शल प्लान क्या था? जब कोल्ड वार चल रहा था, सॉरी, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में इधर यूएस था और इस तरफ यूएसएसआर, सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में यूरोप जो था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था वेस्टर्न यूरोप और दूसरा था ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, तो जो ये वेस्टर्न यूरोप था ये किस तरफ था? यूएसए। राइट, वेस्टर्न यूरोप किसकी तरफ था? यूएसए के। तो ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप जो था वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ था, इकोनॉमिकली ये काफ़ी वीक हो गया था। तो ऐसे में यूएस ने एक प्लान बनाया। यूएस ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस्ड मार्शल प्लान बाय यूएस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप फॉर रिवाइवल ऑफ इट्स इकोनॉमी। यूएस ने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प दिया, आर्थिक सहायता दी। किसके लिए दी? ताकि वो आर्थिक रूप से दोबारा से उभर सके। ठीक है, तो ये जो देना था, जो ये प्लान था, इसको क्या बोला गया? आर्थिक जो सहायता दी गई, जो इकोनॉमिकल हेल्प दी गई, उसको क्या बोला गया है? मार्शल प्लान। राइट, The Organization for European Economic Cooperation was established in 1948. 1948 में OECD, Organization for European Economic Cooperation एस्टैब्लिश की गई, जिसके द्वारा क्या किया गया? यूरोप को हेल्प की गई फाइनेंशियल रूप से। ठीक है, तो इसको क्या दिया गया?
इसको क्या बोला गया? मार्शल प्लान। सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज मार्शल प्लान, तो आपका सिंपल आंसर होगा मार्शल प्लान क्या था? यूएस के द्वारा यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप की डेवलपमेंट के लिए, वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो मनी दी गई थी, जो इकोनॉमिक एड दी गई थी, उसको क्या बोला गया है? दैट इज मार्शल प्लान। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपका बन जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्शल प्लान, क्या था? आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपका 2 में भी आ सकता है अगर ये आपसे कंप्लीट, अगर 1 में पूछा जाएगा तो यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन, और अगर ये 2 में आता है तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप फॉर रिवाइवल ऑफ इट्स इकोनॉमी. The Organization for European Economic Cooperation was established in 1948 to provide financial aid to Western European states. Is it clear? तो इसमें आपके 1 मार्क कितने सारे बन सकते हैं? मार्शल प्लान अगर डेफिनेशन आता है तो दैट इज योर 1 मार्क क्वेश्चन. एक्सेप्ट दैट who introduced it, again 1 mark question. Then what's the full form of Europe OECC, why it was established, when it was established. क्लियर? तो यू कैन सी कि इसमें आपके कितने सारे 1 मार्क क्वेश्चन बन रहे हैं. 1 2 3 4 5 एंड 1 अपने आप में है मार्शल प्लान 6. इज इट क्लियर? तो ये था मार्शल प्लान, जिसमें जनरली आपने अपने माइंड में ये रखना है कि यूएस ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प की थी, उनकी इकोनॉमिकल हेल्प की थी, किसके लिए? उनकी इकोनॉमी को उठाने के लिए. तो वो क्या था? मार्शल प्लान. राइट. अब इसके बाद हम बात करते हैं पहले अल्टरनेटिव सेंटर की, जिसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन. क्या नाम है इसका? यूरोपियन यूनियन, जिसको हम कहेंगे यूरोपीय संघ. ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में. अब यूरोपीय संघ कैसे यूएसए की टक्कर में था? कैसे ये कहा गया कि यूएस को यूरोपियन संघ जो है वो एक टक्कर दे सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है? सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की. ये आपका यूरोपियन संघ के ऊपर ही कंप्लीट 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा यूरोपियन संघ के ऊपर. अब इसमें आपको क्या करना है? अगर इसमें मान लीजिए अब ये 6 मार्क्स तो क्वेश्चन होगा तो वो कंप्लीट होगा यूरोपियन संघ पे. अब इसमें लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे. इसमें 3 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, और तीनों ही पार्ट्स 2 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं. कलेक्टिवली आएगा तो ये तीनों की तीनों पार्ट्स आप 6 मार्क्स में लिखेंगे. अगर ये इंडिविजुअली आते हैं ऑन एनी वन, जैसे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पे आ गया सिर्फ, तो देन इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स. राइट. एक्सेप्ट दैट 1 मार्क क्वेश्चन एज यू नो वेरी वेल कि यूरोपियन यूनियन कब एस्टेब्लिश हुआ, अपने आप में अगर आ जाता है तो 1 मार्क क्वेश्चन होगा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EU, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है. तो अब इसकी इन्फ्लुएंस किस लिए मानी जाती है, इसको क्यों माना जाता है कि ये उसकी टक्कर का था? इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की, यानी पैसे से, आर्थिक रूप से ये कैसे स्ट्रॉन्ग था यूएसए के मुकाबले में. सबसे पहला है बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005. 2005 में ये वर्ल्ड की बिगेस्ट इकॉनमी थी जीडीपी के मामले में. इसका जीडीपी सबसे ज़्यादा था, स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द यूएस, यानी कि जो अमेरिका के जीडीपी थी टोटल, उससे भी स्लाइटली लार्जर, यानी उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा इसका जीडीपी था. क्लियर. दूसरा, इट्स करेंसी यूरो. व्हाट्स द करेंसी ऑफ EU, यूरोपियन यूनियन की करेंसी का क्या नाम है? 1 मार्क क्वेश्चन. यूरो. इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर. US डॉलर के लिए भी जो इसकी करेंसी थी यूरो, वो एक थ्रेट के रूप में थी क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही थी. राइट. तीसरा है इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. वर्ल्ड ट्रेड में जो इसका यूरोपियन यूनियन का जो शेयर है इज
3 टाइम लार्जर, 3 गुना ज्यादा था। किससे ज्यादा था? देन दैट ऑफ द यूएस, यूएस से 3 गुना ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में यूरोपियन यूनियन जो था वो शेयर कर रहा था। अलाउइंग इट, जो इसको क्या अलाउ कर रहा था? टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद यूएस एंड चाइना, जिसकी वजह से अब मान लीजिए सपोज मान लीजिए 6 या 5 या 4 कोई पार्टनर है, कोई बिजनेस कर रहे हैं। अब 4 पार्टनर्स में से अगर एक पार्टनर का शेयर 75% है, बाकी 25% 3 में डिवाइडेड है, राइट? तो जिसका 75% होगा वो तो उन तीनों के ऊपर रोब झाड़ेगा ही, वो तो उनके ऊपर अपनी अकड़ दिखाएगा क्योंकि उसका शेयर ज्यादा है। सेम हैपेंड हियर, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड ट्रेड में इसका शेयर यूएस से भी 3 गुना था, इसलिए चाइना और यूएस के सामने ये अपनी अकड़ में रहता है, राइट? तो ये हमारा क्या आ गया? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, कि इकोनॉमिकली ये कैसे यूएस को इन्फ्लुएंस करता है। जीडीपी इसकी ज़्यादा है, वर्ल्ड ट्रेड में शेयर इसका ज़्यादा है, यूरो भी डॉलर के लिए एक थ्रेट है। क्लियर, राइट? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अपने आप में कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का, राइट? अब पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली कैसे इन्फ्लुएंस करता है ऑन द यूनाइटेड। सबसे पहला क्या है कि जो इसके मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर हैं, उनमें 2 मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर हैं। आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है हमारी, उसके 10 टोटल मेंबर्स हैं, जिनमें से 10 टेम्परेरी हैं एंड 5 आर परमानेंट मेंबर, राइट? तो उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ने ईयू को ज्वाइन किया हुआ है, दे आर द मेंबर ऑफ ईयू। क्लियर? 2 मेंबर्स ऑफ ईयू, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये अपने आप में 1 मार्क आपका क्वेश्चन है कि विच 2 परमानेंट मेंबर्स आर द 2 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो कौन से 2 मेंबर हैं? ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC. What's the full form of UNSC? United Nations Security Council. ठीक है? दूसरा, एक तो 5 में से 2 परमानेंट मेंबर इसके सदस्य हैं, बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10, उनमें से भी काफ़ी सारे मेंबर यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स आर आल्सो द मेंबर ऑफ EU. तीसरा, इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ये इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, एंड निगोशिएशंस रादर देन कोएशन फोर्स हैज बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ इट्स डायलॉग, डायलॉग यानी इसकी बातचीत विद चाइना, चाइना के साथ जो इसकी बातचीत होती है, किस पर, किसके रिगार्डिंग होती है बातचीत? ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ह्यूमन राइट्स पर, और जो हमारा वातावरण डिसइंटीग्रेट हो रहा है, सॉरी, जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रही है इन्वायरमेंट की, उससे रिलेटेड जब बातचीत होती है, वार्ता होती है, तो उसमें भी ये डिप्लोमेसी यूज करता है, राइट? तो वहाँ पर भी इसका इफेक्ट है क्योंकि इसकी पॉलिसी ऐसी है, इसके पास इकोनॉमिकली पावर है। क्लियर? तो इस तरीके से इकोनॉमिकली भी ये आर्थिक रूप से भी प्रभाव डाल रहा है अमेरिका पर। दूसरा, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है, राजनीतिक तौर पर भी ये उस पर प्रभाव डाल रहा है। तीसरा हमारा क्या है? मिलिट्री इन्फ्लुएंस। पहला था इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, दूसरा था पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक। अब थर्ड हमारी क्या है? थर्ड EU की क्या है? मिलिट्री इन्फ्लुएंस यानी सैन्य प्रभाव। अब आर्मी की अगर उसमें देखा जाए तो EU जो है, इट्स कंबाइंड आर्म फोर्स आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबकी आर्मी फोर्स को मिला लिया जाए, कंबाइंड आर्म फोर्स मिलाया जाए, तो ये सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है। यानी अमेरिका, US पहले नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर कौन है? EU। ठीक है? इसी तरीके से अगर खर्चे की बात की जाए कि आर्मी पर कौन कितना खर्च करता है, तो उसमें भी
खर्च करता है। तीसरा, जो इसके 2 मेंबर्स हैं, जो हमने परमानेंट मेंबर्स, जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर भी हैं, वो दोनों मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स ऑफ अप्रॉक्स 550, कितने हैं, लगभग 550 न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर जो वेपन्स है, न्यूक्लियर पावर इनके पास है, राइट। तो ये अब अगर यूएस से अगर यूएस जो है न्यूक्लियर रूप से पावरफुल है, न्यूक्लियर कंट्री है, तो ईयू भी न्यूक्लियर है, इसके पास भी न्यूक्लियर पावर है, यहां भी ये अमेरिका को टक्कर दे सकता है, राइट। इसके अलावा इट्स आल्सो वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, सेकंड नंबर पर आता है। किस चीज का सोर्स है ये, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ये सेकंड नंबर, राइट। तो ये था हमारा कंप्लीट 6 मार्क्स क्वेश्चन ऑन यूरोपियन यूनियन, जिसमें आपका 2 मार्क्स का बनेगा रिगार्डिंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, 2 मार्क्स का पार्ट आपका होगा पॉलिसीज एंड डिप्लोमेसी, एंड थर्ड आपका होगा मिलिट्री इन्फ्लुएंस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें आपके ये 2-2 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और कंप्लीट 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब 2003 में EU ने tried to make constitution for the EU but failed। 2003 में EU ने, यूरोपियन यूनियन ने कोशिश की थी कि यूरोपियन यूनियन के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, राइट। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, क्लियर। अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। अब यूरोपियन यूनियन को लेकर कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। अब वो लिमिटेशंस और कंट्रोवर्सीज क्या है, सबसे पहली है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग टू इंक्लूड न्यू मेंबर स्टेट्स, कि कोई भी और मेंबर स्टेट अगर इसका हिस्सा बनना चाहती है, कोई भी स्टेट जो है इस EU को ज्वाइन करना चाहती है, तो उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी, कुछ कहते हैं, कुछ मेंबर्स कहेंगे कि उनको पार्ट बनना चाहिए, कुछ मेंबर्स जो है उनको पार्ट बनाने की फेवर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोवियत यूनियन स्टेट्स, आपको मालूम है कि जो USSR था, सोवियत यूनियन था, उसमें टोटल कितनी स्टेट्स थे, 15। अब इन 15 में से जो 14 स्टेट्स हैं वो इसका मेंबर बनना चाहती हैं, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी, राइट। सेकेंड कंट्रोवर्सी क्या है, नॉट एवरी कंट्री वांट्स दैट देयर करेंसी विल बी यूरो। जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज है, हर कंट्री ये नहीं चाहती कि उसकी करेंसी यूरो हो, वो अपनी करेंसी चलाना चाहते हैं, क्लियर। थर्ड कंट्रोवर्सी कहाँ है, इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन, जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके अपने भी विदेशी संबंध हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, उनके अपने लेवल पर अपने जो है फॉरेन रिलेशंस है। फॉर एग्जाम्पल अपने उनके रिलेशंस है, उनकी अपनी कंट्री के अलग फॉरेन पॉलिसीज हैं, राइट। तो इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर है टोनी ब्लेयर, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ आपका क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वाज अमेरिका's partner in the Iraq invasion, whereas Germany and France opposed American policies। कि जब इराक इन्वेशन हुआ था उस समय में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, who was that prime minister at that time? It was Tony Blair। Again you have 1 mark question, right? तो ये फिर साथ जैसे ब्रिटेन है, अब वैसे ये यूरोपियन यूनियन किसकी टक्कर के लिए, यूएस को टक्कर देने के लिए। दूसरी तरफ इसमें कंट्रोवर्सी क्या आ गई, अपोजिट बात क्या आ गई दोनों के उसमें, कि इसीलिए कुछ मेंबर अमेरिका के पार्टनर भी है, कि जब इराक पर अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसमें इसका टोनी ब्लेयर जो था इनका अमेरिका के साथ था, राइट। दूसरी तरफ जो जर्मन और फ्रांस थे, उन्होंने अमेरिका की इस पॉलिसी का विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इराक पर अटैक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह तो ये इनकी कंट्रोवर्सी हो गई। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केप्ट द ब्रिटेन आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। वो क्या करते हैं, उन्होंने
ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन मार्केट से अपने आप को अलग रखा हुआ, राइट। देन डेनमार्क, स्वीडन हैव रेसिस्टेड द Maastricht Treaty. It's a name of treaty. Maastricht Treaty and the adoption of euro, the common European currency. अब जो डेनमार्क और स्वीडन है, इन्होंने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को जो है उसको रेसिस्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है यूरो को अपनी कॉमन करेंसी के रूप में अपनाना नहीं चाहते, राइट। एंड द एडॉप्शन ऑफ द यूरो द कॉमन यूरोपियन करेंसी, इनका क्या मानना है कि यूरो जो है वो सबकी कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये डेनमार्क और स्वीडन हैव रेसिस्टेड द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, इन्होंने इसको रेसिस्ट किया है, इसको इसमें किया कि सबकी कॉमन करेंसी कौन सी होनी चाहिए? यूरो। क्लियर? जबकि हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ कंट्रीज है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करती। इज इट क्लियर? सो ऑल दिस इज अबाउट द यूरोपियन यूनियन।